तो हमने फैक्टर या एलिमेंट ऑफ टीचिंग शिक्षण के अध्यापन के घटक हम पढ़ चुके थे। अध्यापन, लर्निंग, टीचिंग, लर्निंग, अध्यापक, अधिगम, अध्यापक, तीसरा टीचर, चौथा छात्र, पांचवा विषय या क्रिया, छठा पर्यावरण या परिस्थिति या वातावरण। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अध्यापन का उद्देश्य, अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना है। प्रश्न ऐसे कैसे हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है अध्यापन का उद्देश्य क्या है? छात्र में परिवर्तन लाना। प्रश्न आ जाए कि अध्यापन का उद्देश्य क्या है? अध्यापन का उद्देश्य है छात्र में परिवर्तन लाना। जब तक सीखना नहीं होता तब तक अध्यापन भी नहीं होता है। टीचिंग जब तक, कब तक नहीं, जब तक लर्निंग नहीं होती। तो अध्यापन का रिजल्टेंट क्या है? सीखना। यदि टीचिंग है तो उसका आउटपुट भी आएगा क्या? लर्निंग। लर्निंग नहीं हो रही है मतलब टीचिंग नहीं हो रही है। बिना लर्निंग के टीचिंग हो ही नहीं सकती। तो ये दूसरा प्रश्न, यह दूसरा प्रश्न। क्या? पहला प्रश्न अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना। दूसरा प्रश्न अध्यापन अर्थात सीखना। अध्यापन अर्थात सीखना। तो जब तक सीखना नहीं होता तब तक अध्यापन होता ही नहीं है। दो प्रश्न इसी में आ गए हैं। दो प्रश्न आपके इसी में आ गए हैं। जब तक सीखना नहीं होता तब तक क्या है? अध्यापन नहीं होता। अध्यापन केवल सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करता है। अध्यापन केवल सीखने के लिए, अध्यापन केवल सीखने के लिए अगर परिस्थिति निर्मित करता है। तीसरा प्रश्न अध्यापन क्या करता है? तो अध्यापन सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करता है। परिस्थिति यानी पर्यावरण, एनवायरनमेंट बनाता है, परिस्थिति निर्मित करता है। अध्यापन लर्निंग के लिए एनवायरनमेंट बनाता है, एनवायरनमेंट बनाता है और उसमें छात्रों के क्रियाकलापों को प्रोत्साहित और निर्देशित करता है। छात्रों के विद्यार्थियों के क्रियाकलापों को और उनकी जो भी गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित भी करता है और निर्देशित भी करता है, इंस्ट्रक्ट भी करता है, इंस्ट्रक्ट भी करता है। सीखना छात्र द्वारा होता है और प्रत्येक छात्र को स्वयं सीखना होता है। तो छात्र को कोई सिखाता है या स्वयं सीखना, एक प्रश्न होता है। तो अध्यापन प्रक्रिया में छात्र को क्या होता है? सीखना। और जो सीखना होता है वो स्वयं को ही होता है। लर्निंग स्वयं को ही होती है। एक व्यक्ति बता रहा है, सबको एक साथ बता रहा है, लेकिन कुछ लोग ही उसको पकड़ पाते हैं, वही सीख पाते हैं। अन्य लोग, क्योंकि अन्य लोगों को ध्यान, जो भी परिस्थितियां हो, वो सीख नहीं पाते हैं, तो फिर वो अध्यापन नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है लेकिन सीख रहे, तो छात्र तक सीखना स्वयं से होता है। सीखना स्वयं से होता है, कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। अध्यापक छात्र को सीखने की परिस्थिति में लाने की प्रक्रिया का कार्य करता है। अध्यापक क्या करता है? अटेंशन करता है कि छात्र उसको सीख पाए। वो ऐसे बिंदु बताता है कि छात्र सीख जाए। तो अध्यापक क्या करता है? सीखने की जो परिस्थिति है, जो निर्मित हुई है, उसमें छात्रों को घुसाता है, उसके लिए एक वातावरण बनाता है कि व्यक्ति सीख पाए। तो अध्यापक छात्र को सीखने की परिस्थिति में लाने का, अध्यापन परिस्थिति निर्मित करता है लेकिन अध्यापक परिस्थिति में उसको लाता है। हाँ, ये सीख ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो फिर वो कॉन्शियस होता है और वो करता है, वो करता है। तो ये अध्यापक का क्या कार्य हुआ। और सीखने की प्रक्रिया का दक्षता बढ़ाता है, क्षमता बढ़ाता है, सीखने की क्षमता बढ़ाता है। अध्यापन एक विज्ञान है। अध्यापन एक कला, एक विज्ञान।
तो इसमें कला शब्द नहीं आया, लेकिन विज्ञान तो आ गया है। अब ध्यान रखना कहीं कला आए तो, नहीं तो विज्ञान तो उत्तर में लिखना ही लिखना है। अध्यापन का उद्देश्य छात्रों में परिवर्तन लाना। अध्यापन अर्थात सीखना, और अध्यापन एक विज्ञान है, साइंस है। टीचिंग इज ए साइंस, जिनमें किन्हीं सिद्धांतों पर आधारित तर्क मूलक व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें किसी कंसेप्ट में लॉजिकल मैनेजमेंट होता है, लॉजिकल मैनेजमेंट होता है। अध्यापन एक कला भी है, ये देखो मैंने कहा ना, दिस इज आर्ट। क्या है? आर्ट और साइंस, एन आर्ट। टीचिंग इज एन आर्ट और टीचिंग इज ए साइंस। ये दो प्रश्न आ जाए तो दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि किसी एक सूत्र में समेटा नहीं जा सकता। ये कला के रूप में अध्यापन में छात्र को प्रभावित करने वाले कारकों और सीखने के पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। समग्र अध्यापन अधिगम की शैक्षणिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो टीचिंग है या लर्निंग है, अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो सबसे महत्वपूर्ण वो एक ही चीज है, वो है छात्र, वो है छात्र, स्टूडेंट। वो नहीं होगा तो सीखने की प्रक्रिया का मतलब ही नहीं। तो सीखना चाहता वो ही नहीं हो तो फिर क्या सिखाएं और क्या पढ़ाएं, क्या सिखाएं और क्या पढ़ाएं। तो अध्यापन या टीचिंग एंड लर्निंग की जो प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो छात्र है। प्रश्न आ जाए अध्यापन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? परिस्थिति, शिक्षक इत्यादि, छात्र, ठीक है, एक आध और दे दिया तो छात्र। तो इसी में से एक प्रश्न आएगा, जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से आप लिख लेना, ठीक है। इसके नोट्स अब मैं नहीं बना पाऊंगा, मैंने जितने हो उतने भेज दिए। तो अध्यापन सीखने की प्रक्रिया में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो छात्र है, वो छात्र है। तो ये 5-6 प्रश्न बन गए, ठीक है। अध्यापन एक कला भी है, विज्ञान भी है। अध्यापन में सीखना होता है, यदि सीखना नहीं हो रहा है तो वो टीचिंग नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न वो कथन एक सही है, ये सही है, आरबी, इस प्रकार से भी प्रश्न इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है। अध्यापन का उद्देश्य छात्र में परिवर्तन लाना। अध्यापन सीखने के लिए परिस्थिति निर्मित करता है और अध्यापक उस परिस्थिति में व्यक्ति को, विद्यार्थी को ले जाता है, जिससे फिर वो पढ़ पाता है। और अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वो छात्र है, क्योंकि सीखना छात्र केंद्रित होता है। अध्यापन जो टीचिंग है वो किसके लिए? स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट के लिए है, विद्यार्थी के लिए। अब अध्यापन विद्या, अध्यापन की अनेक विधियां हैं, अध्यापन की अनेक विधियां हैं। उसमें कक्षागत विधि, व्याख्यान विधि, स्वर पाठ, रिसाइटेशन विधि, स्वर पाठ कंठस्थ करना, वो वैदिक विधि जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगशाला विधि, अभिनय विधि, नाटक करके सिखाना, समूह चर्चा विधि इत्यादि नाम से जानी जाती है, ठीक है। मुख्यतः दो वर्ग है अध्यापन विधि के, एक निर्देशन विधि, दूसरी व्यवहारिक, ठीक है। एक निर्देशन, इंस्ट्रक्शन, और दूसरा अप्लाइड। तो अध्यापन विधियां तो अनेक प्रकार की थी, हमने देखी, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार की है। एक निर्देशन विधि, दूसरी व्यवहारिक। निर्देशन में थ्योरिटिकल, सैद्धांतिक जिसमें विवेचन हो, और व्यवहारिक में जिसमें प्रैक्टिकल हो।
प्रायोगिक हो, जिसमें प्रायोगिक हो। निर्देशन विद्या भी कई प्रकार की हो जाती है, ठीक है। और व्यवहारिक विधियां प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल में भी फाइलें बनाना, एक्सपेरिमेंट करना, व्यायामशालाओं में योग अभ्यास इत्यादि, ये सब व्यवहारिक विधि के अंतर्गत आते हैं। योग अभ्यास में भी निर्देशन विधि भी आ जाती है। मैं बोल के बता रहा हूँ निर्देशन है, करवा के बता रहा हूँ व्यवहारिक विधि है। तो मूलतः ये दो प्रकार की है, निर्देशन और व्यवहारिक। इसमें निर्देश दिया जाता है, सिद्धांत बताया जाता है, इसमें करके दिखाया जाता है, इसमें करके दिखाया जाता है। बाकी ये कई प्रकार की है, कक्षागत, व्याख्यान, स्वर पाठ, प्रयोग प्रयोग प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंटल, अभिनय, ठीक है, और समूह चर्चा। अब पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग है, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। ये अध्यापन विधियां जो प्रसिद्ध है। अब पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के दो ढंग। अध्यापन के ढंग, टाइप्स ऑफ सक्सेसफुल मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो वो है एक अध्यापक केंद्रित और दूसरा छात्र केंद्रित। तो अध्यापन दो प्रकार का हो गया, क्या? एक तो टीचर सेंटर्ड, अध्यापक केंद्रित, दूसरा स्टूडेंट सेंटर्ड, छात्र केंद्रित। एक में केंद्र में शिक्षक है, एक के केंद्र में छात्र है, एक एक केंद्र में छात्र है, ठीक है। तो ये दोनों, तो अध्यापक केंद्रित और ये सफल, की सफल टीचिंग करनी है तो वो दो ही ढंग है, अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। अध्यापक केंद्रित और छात्र केंद्रित। छात्र को सिखाया जा रहा है, अध्यापक अच्छे से कर रहा है, तो दोनों किस प्रकार के हो। तो महत्वपूर्ण, शुरू में बताया, मुंडकोपनिषद में कहा गया क्या कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो हम जो सीखना चाह रहे हैं वो उसका एक्सपर्ट है कि नहीं है। तो अध्यापक केंद्रित, अध्यापक एक्सपर्ट हो, और विद्यार्थी फिर उसमें समर्पण है कि नहीं, वो सीखना चाहता कि नहीं। इसलिए प्राचीन समय में अध्यापक केंद्रित पद्धति, यहाँ तक कि योग की भी मुख्य विधि थी। अध्यापन, योग की भी मुख्य विधि अध्यापन केंद्रित थी, ठीक है। परंतु आज की वैज्ञानिक विचारधारा छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान करते हुए उस पर बल देती है, ठीक है। तो पहले शिक्षक केंद्रित थी, अध्यापक केंद्रित थी, ऐसा बोल रहे हैं ये। और क्योंकि शिक्षक ही सिखा सकता था, और अभी छात्र केंद्रित, वर्तमान की विज्ञान की बोल रहे हैं छात्र केंद्रित। प्रश्न आ जाए तो आधुनिक विज्ञान की परंपरा के अनुसार सफल अध्यापन का कौन सा, तो छात्र केंद्रित, ठीक है। आज की वैज्ञानिक विचारधारा छात्र केंद्रित पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पर बल देती है, उस पर बल। तो आज वाली छात्र केंद्रित और पारंपरिक अध्यापक केंद्रित के दो सफलता के इन्होंने बताए। अब अध्यापन की कुछ विधियां हैं, उसमें व्याख्यान विधि, लेक्चर के माध्यम से सीखना, लेक्चर के माध्यम से सीखना, तो ये अध्यापन विधि है। कोई जिसमें बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये व्याख्यान विधि है। ये क्या है? व्याख्यान विधि, ठीक है। योग अभ्यास को सिखाने में व्याख्यान का बहुत उपयोग है, ठीक है। औपचारिक अध्यापन की सबसे प्राचीन विधि है, ठीक है। विस्तृत स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को सिंथेसिस करने का काम करती है, और ये विधि परिपक्व छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। प्रश्न आ जाए, लेक्चर मेथड्स ऑफ टीचिंग, लेक्चर्स मेथड ऑफ टीचिंग किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है? इसके नोट्स आप बना लेना सुन सुन के, ठीक है, इतना कर लेना। तो जो टीचिंग मेथड्स हैं, उसमें पहली है क्या? व्याख्यान विधि। अध्यापन विधि में पहली व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। उसमें कह रहे हैं
यह विधि परिपक्व छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए? परिपक्व। परिपक्व यानी इंटेलिजेंट, समझदार, इंटेलेक्चुअल के लिए अधिक उपयोगी है। क्यों? तो ये बोल रहे हैं जिनका श्रवण संवेदन ऊंचा है, उनमें ऊंची श्रवण संवेदना के कारण स्वर स्तर, स्पष्टता, विश्राम अवधि और शब्दावली स्तर की समस्याएं रहती है। अब आगे समस्याएं, प्रश्न आ जाता है लेक्चर मेथड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं बोल रहा हूं तो स्वर स्तर, मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, स्वर ऊंचा नीचा हो रहा है, ठीक है। फिर स्पष्टता, स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा, मैं राम बोल रहा हूं, आप और सुन रहे हो, आप कुछ और सुन रहे हो, तो स्पष्टता। विश्राम अवधि, ठीक है, कितनी इतनी देर में बोला जा रहा है, या तेज गति से बोल रहा हूँ, धीमे गति से बोल रहा हूँ। और शब्दावली स्तर, शब्द का जो प्रयोग है वो किस स्तर के हैं, भारी शब्द या सरल शब्द, ये सब इसकी समस्याएं हैं। 4, स्वर का स्तर ऊंचा नीचा, स्पष्टता, स्पष्ट अथवा अस्पष्ट, विश्राम अवधि, ठीक है, कितना समय लिया जा रहा है, और शब्दावली स्तर, शब्दों का प्रयोग का स्तर क्या है। ये 4 समस्याएं, ठीक है। तो ये इंटेलिजेंट लोगों के लिए व्याख्यान विधि है, उनको शीघ्र इसमें पकड़ आ जाती है, उनकी बुद्धि उस तरह चली जाती है। सामान्य बुद्धि वाले लोगों को जब तक करके नहीं समझाए, समझ में नहीं आता है कि ये कहना चाह रहे हैं। ये व्याख्यान विधि हुई। अब आगे बोल रहे हैं व्याख्यान विधि का प्रयोग और उपयोग किसी भी क्रियाकलाप से संबंधित और योग के परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रस्तुत करने में होता है। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग योग के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो सूचनाएं प्रस्तुत करने में, इंफॉर्मेशन बताने में, सूचनाएं प्रस्तुत करने में व्याख्यान विधि का प्रयोग योग की परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यापक भाषण की आवश्यकता होती है, तब छात्र को अध्यापक का व्याख्यान अच्छी प्रकार सुनाई पड़ना चाहिए, ठीक है। बस ये व्याख्यान विधि हो गई, ये अपनी व्याख्यान लेक्चर मेथड हो गया। अब दूसरा जो है विधि, वो निर्देशन अनुक्रिया विधि। अनुक्रिया विधि, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन मेथड, ठीक है। इस विधि में अध्यापक स्पष्ट इंस्ट्रक्ट देता, निर्देशन करता है, जो प्रदर्शन के पूर्व उपरांत या साथ साथ होता है। तो ये जो इंस्ट्रक्टेड होता है, इंस्ट्रक्ट देता है, अनुक्रिया इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद एक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन देता रहे, छात्र उसी प्रकार की क्रिया करती रहे। तो इस विधि में, निर्देशन विधि में क्या, अध्यापक स्पष्ट निर्देशन देता कि ऐसा कर, और ये ऐसा पहले भी, करने से पहले भी बताता है, करने के साथ भी बताते हैं, गलत करने है जी, सही नहीं कर पा रहा है, तो करने के उपरांत भी बताता है कि ऐसे नहीं, ऐसे होता है, ऐसे नहीं, ऐसा होता है। और तब छात्र तदनुसार अनुक्रिया करते हैं, साथ साथ फिर उसका अप्लाई करते हैं, कि बताया कि चक्रासन में जाना है तो इस प्रकार बेंडिंग हो जाओ, स्वयं करके बताता है, या निर्देश देता है कि इस प्रकार पीछे हाथ ले जाओ और जाओ, तो फिर उसी प्रकार छात्र जाता है, लग जाता है। तो ये निर्देशन अनुक्रिया विधि है। छात्रों पर इसमें बहुत ध्यान दिया जाता है, और प्रस्तुत क्रिया की विषय वस्तु पर भी बल दिया जाता है, ठीक है। छात्रों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, ये स्मरण रखना, इसमें ये महत्वपूर्ण है। छात्र, ये तो इंटेलेक्ट लोगों के लिए है व्याख्यान, इस पे छात्रों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, छात्रों पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बहुत ध्यान दिया जाता है। ये विधि औपचारिकता प्रधान है। इस विधि के साथ सूचना कार्य होना अधिक श्रेयस्कर है। जब छात्रों के परफॉर्मेंस में विषमता होती है, छात्रों की समस्याओं पर ध्यान देने के बाद इस विधि से अच्छा लाभ उठाया जा सकता है, अच्छा लाभ ये
निर्देशन, सॉरी इंस्ट्रक्शन एक्शन मेथड कह सकते हो, या इंग्लिश में और देख लेना, निर्देशन अनुक्रिया विधि। तो ये दो हो गई, अपने दो हो गई। अब जो तीसरी विधि है वो है व्यक्तिक निर्देशन विधि, पर्सनल इंस्ट्रक्शन मेथड। व्यक्तिगत निर्देशन विधि, ये विधि इस सिद्धांत पर आधारित कि सीखना एक अत्यंत व्यक्तिक स्वरूप होता है। इस विधि में प्रयास किया जाता है समूह का ढांचा बनाने और व्यक्तिगत, प्रत्येक व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट के साथ उस पर उसी हिसाब से उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि हाँ इसका शरीर ऐसा, इसको ये करूं, ये निर्देशन करना ठीक रहेगा, ये इंस्ट्रक्ट करना ठीक रहेगा। तो ये व्यक्तिगत निर्देशन विधि है, ये पर्सनल, हर एक व्यक्ति पर ध्यान रखने वाला। अगला है समूह चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड। समूह चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड, जिसमें चर्चा की जाती है, जिसमें चर्चा की जाती है कि ऐसे कैसे हो रहा है, इस प्रकार ही क्यों होगा, इस प्रकार से, तो फिर उस चर्चा का उत्तर प्रत्युत्तर इसमें होता है। ये एक शैक्षणिक तकनीकें हैं जो मूलतः किसी समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनाई जाती है। तो ये शैक्षणिक तकनीकी है। शैक्षणिक तकनीकी कौन सी विधि हो सकती है, तो समूह चर्चा। और इसमें क्या है, समस्या को हल ढूंढने के लिए, तो समस्या का हल ढूंढने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है टीचिंग में, व्याख्यान, निर्देशन अनुक्रिया, व्यक्ति, समूह चर्चा। तो समूह चर्चा, ठीक है। तो समस्या का हल ढूंढने के लिए अपनाई जाती है, क्यों अपनाई जाती है, समस्या का हल ढूंढने के लिए।